जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासः यस्यास्य कमल गलितं वाङ्मयम् अमृतं जगत् पिबति अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शंभु भगवान बादरायण। इस मंगलाचरण के साथ मैं अपने प्रस्तुति की शुरुआत करता हूँ। उपस्थित गुरुजनों को, उपस्थित मेरे सहपाठियों को और आभासी माध्यम से जुड़े सभी श्रोताओं को मेरा शुभम शांडिल्य का, जो कि हिंदू वर्तमान में श्री लाल बहादुर शास्त्री के हिंदू अध्ययन विभाग का शोधक छात्र हूँ, सभी को अपना प्रणाम निवेदित करते हुए आज इस पावन वेला पर अपनी प्रस्तुति, जो कि क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत यानी कि महाभारत का समीक्षात्मक संस्करण है, उस पर अपनी प्रस्तुति की शुरुआत करता हूँ। मेरी यह प्रस्तुति प्रेजेंट करने से पूर्व मैं इसकी भूमिका बता देना चाहता हूँ। कुछ आज से 2-3 दिन पहले मेरे एक साथी ने रामायण की क्रिटिकल एडिशन पर अपनी एक प्रस्तुति दर्ज की थी। उसी का एक स्पिरिचुअल सक्सेसर के तौर पर इस प्रस्तुति को देखा जाए तो अब मैं इस प्रस्तुति की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं महाभारत पर कुछ चर्चा कर लेना चाहता हूँ। महाभारत को भारतीय साहित्यिक एवं ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग कहा गया है। साहित्यिक परंपरा का महत्वपूर्ण अंग यह कैसे है कि साहित्य के जितने भी अवयव हैं, इस महाभारत ग्रंथ में हमें इनका दिग्दर्शन होता है। महत्वाद भारवत्वाद च महाभारतम उच्यते, यह कथन हमें सर्वविदित है कि महाभारत जो है महान ग्रंथ भी है, महत ग्रंथ भी है और वह भारी ग्रंथ भी है, भारवत भी है। और भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण अंग यह कैसे है, भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रचलित जितनी भी विद्याएं हैं उन सब का दिग्दर्शन हमें इस ग्रंथ में होता है, चाहे वह ज्योतिष हो, धनुर्वेद हो, आयुर्वेद हो, सांख्य हो, योग हो, चारवाक दर्शन तक हो, सबका उल्लेख हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। इसे पंचम वेद कहा जाता है। भारतः पंचमो वेद, यह उक्ति हमें मिलती है। कार्ष्ण वेद कहा जाता है। कार्ष्ण वेद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके रचयिता व्यास कृष्ण द्वैपायन पाराशर हैं, जो कि पराशर ऋषि और मत्स्य कन्या सरस्वती के योग से पैदा हुए थे। एक सत्यवती मत्स्य कन्या सत्यवती के योग से पैदा हुए थे। द्वैपायन इनका नाम इसलिए है क्योंकि ये यमुना के एक द्वीप पर पैदा हुए थे और कृष्ण इनका नाम इसलिए है क्योंकि ये कृष्ण वर्ण के थे। इसे इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है। इतिहास ग्रंथ में भी स्पेसिफिकली इसको पुराकल्प इतिहास राजशेखर अपनी काव्य मीमांसा में कहते हैं। राजशेखर कहते हैं कि परिक्रिया पुराकल्पश्च इतिहास गतिर्द्विधा स्यादेक नायका पूर्वा बहुधा द्वितीया बहुनायका, यानी कि जो परक्रिया इतिहास ग्रंथ है वह एक नायक प्रधान होता है। जैसे कि रामायण, उसका उदाहरण भी उन्होंने रामायण ही दिया है। रामायण में केवल एक नायक पर फोकस है पूरे कथानक में, और महाभारत में बहुनायकों पर फोकस है। जैसे कृष्ण पर भी फोकस है, अर्जुन पर है, युधिष्ठिर पर है। अलग अलग आख्यानों उपाख्यानों में अलग अलग नायक हो जाते हैं इसके। फिर इसमें 18 पर्व हमें देखने को मिलते हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रास्थानिक और स्वर्गारोहण तक हमें 18 पर्व देखने को मिलते हैं। इसका एक परिशिष्ट पर्व भी है जिसे कि हरिवंश कहते हैं। हरिवंश पुराण के नाम से भी यह जाना जाता है। तो हरिवंश पुराण 18 पर्वों की जब हम श्लोक संख्या को लें और उसमें हरिवंश पुराण की भी श्लोक संख्या को जोड़ दें, तब यह संपूर्ण महाभारत 1 लाख श्लोकों का हो जाता है। इसलिए इसे शतसाहस्री संहिता भी कहा जाता है। इसका बृहत्तम पर्व यानी कि सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है, जिसमें 14,000 श्लोक हैं, और लघुत्तम पर्व महाप्रास्थानिक पर्व है, जिसमें केवल और केवल 312 श्लोक ही हमें मिलते हैं। अब आते हैं महाभारत की पाठ पद्धति पर। तो महाभारत की पाठ पद्धति जानने से पहले हम जान लें कि महाभारत की जो पांडुलिपियां यत्र तत्र भारत में सर्वत्र विद्यमान हैं, जो पांडुलिपि की परंपरा जो चलती आ रही है, उसमें ये पाठ पद्धतियां हमें अलग अलग रूप में देखने को मिलती हैं। तो महाभारत की पाठ पद्धतियों में हमें 2 विभाग देखने को मिलते हैं। एक विभाग है उदीच्य, यानी कि जो उत्तर या उत्तर पश्चिम वगैरह में प्रचलित है, पश्चिमोत्तर में प्रचलित है। उसमें हमें 5 विभाग देखने को मिलते हैं। एक काश्मीरी लिपि में लिखा हुआ है, एक नेपाली में, मैथिली में, बंगाली में और देवनागरी में। और वहीं दाक्षिणात्य पाठ को अगर हम देखते हैं तो यह ग्रंथ लिपि में, तेलुगु लिपि में और मलयालम लिपि में हमें देखने को मिलता है।
तो पाठ पद्धति में यह वैविध्य यह संकेत करता है कि इतने पाठ का वैविध्य जो है वह इसमें भिन्नता को प्रदर्शित करता है। अगर भिन्नता को प्रदर्शित करता है तो उस भिन्नता का समेकन हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो हमें एक समीक्षात्मक संस्करण बनाना पड़ेगा, जिसमें हमें समस्त जितनी भी भिन्नताएं जितने भी पाठों में हमें देखने को मिलती हैं, उनका हमें एक उनमें हमें एक रूपता लानी है। इसके लिए हमें उसकी समीक्षा करनी होगी और उस समीक्षा को हमें एक पाठ में डालना होगा, तब जाकर वह समीक्षात्मक संस्करण तैयार होगा। तो समीक्षात्मक संस्करण की आवश्यकता तो 1897 में मॉरिस विंटरनिट्ज नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान ने 11वीं अंतरराष्ट्रीय प्राच्यविद सम्मेलन में उसकी एक आवश्यकता का उल्लेख उन्होंने किया था। पेरिस में यह आयोजित हुआ था, लेकिन उस वक्त उनकी बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इस पर काम शुरू हुआ, लेकिन कि जब 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तब इस कार्य पर विराम लग गया। प्रोफेसर एच ल्यूडर्स ने इस पर काम शुरू किया था। आदि पर्व के प्रथम 67 श्लोकों की एक समीक्षात्मक प्रति उन्होंने बनाई थी, लेकिन कि जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो इस कार्य पर विराम लग गया। उसके बाद ये इस कार्य का स्थानांतरण किसी न किसी रूप से भारत में हो गया, जो कि इस देश के द्वारा इस महाकाव्य की समीक्षात्मक संस्करण के प्रति किया गया सबसे बड़ा योगदान था। अब हम आते हैं महाभारत के प्रामाणिक संस्करण पर। इसके 4 मुख्य रूप से प्रामाणिक संस्करण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कलकत्ता संस्करण, जो कि 1834 से 39 के बीच में प्रकाशित हुआ। इसमें हरिवंश पुराण भी सम्मिलित है। इसका 1882 में गुटका संस्करण प्रकाशित हुआ था, जो कि प्रताप चंद्र रे नाम के एक बंगाली विद्वान ने प्रकाशित किया था। यही नहीं, प्रताप चंद्र रे साहब ने इस गुटका संस्करण की 10,000 प्रतियां निःशुल्क वितरित करवाई थी उन्होंने। तो यह उनकी ओर से महाभारत की परंपरा को एक सच्ची प्रणामांजलि थी। दूसरा है बंबई संस्करण। 1862 में यह निर्णय सागर प्रेस से प्रकाशित हुआ था। इसमें नीलकंठी टीका भी इसमें समाहित है और इसका मूल पाठ जो है वो कलकत्ता संस्करण के ही समान है। तीसरा है मद्रास संस्करण। मद्रास संस्करण 4 भागों में 1854 से लेकर के 60 के बीच में प्रकाशित हुआ था। इसमें भी हरिवंश पुराण और नीलकंठी दोनों हैं और यह तेलुगु लिपि में। यहाँ हमने कहा था ना कि दाक्षिणात्य पाठ में ग्रंथ तेलुगु और मलयालम, तो इनमें से तेलुगु लिपि में वह मद्रास संस्करण लिखा हुआ है। और अंतिम जो संस्करण है वह पूना संस्करण है। यह सर्वाधिक प्रामाणिक संस्करण है। यह 1966 में इसका अंतिम रूप से संपादन हुआ, सभी 18 पर्वों का। भांडारकर प्राच्य अनुसंधान संस्थान ने इसे 24 खंडों में प्रकाशित किया। इसके संपादन से जुड़े कुछ विभूतियों का नाम मैं लेना चाहूंगा। प्रोफेसर आर.जी. भांडारकर, प्रोफेसर आर.एन. दांडेकर और इसके प्रथम प्रधान संपादक विष्णु सीताराम सुक्थनकर। यह वैज्ञानिक पद्धति से संपादित सर्वाधिक प्रामाणिक एवं आलोचनात्मक संस्करण आज तक का हमें मालूम पड़ता है। इसके अन्य पाठ भी हमें उपलब्ध होते, अन्य संस्करण भी हमें उपलब्ध होते हैं, जैसे कि एक है गुजरात के पारडी से संपादित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी द्वारा संपादित जो महाभारत का संस्करण है वह हमें देखने को मिलता है। अंग्रेजी अगर तर्जुमा इसका देखने जाएं तो हमें किसारी मोहन गांगुली जी का महाभारत देखने को मिलता है। विवेक देबरॉय जो भारत सरकार में इकोनॉमिक एडवाइजर थे शायद, उनकी एक महाभारत की प्रति हमें देखने को मिलती है। और सबसे प्रचलित जो महाभारत का संस्करण है वह 6 खंडों में गोरखपुर के गीता प्रेस से प्रकाशित है, जो कि भारत के घर घर में व्याप्त है। सॉरी, अब मैं महाभारत के समीक्षात्मक संस्करण पर ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका। 1917 में भांडारकर प्राच्य अनुसंधान संस्थान यानी कि भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BORI कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। और 6 जुलाई 1918 को महाभारत के समीक्षात्मक पाठ की
जो पाठ को तैयार करने का जो प्रोजेक्ट था, उसका बीओआरआई ने संकल्प लिया और अप्रैल 1919 में परियोजना का औपचारिक शुभारंभ हमें हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर जी हैं। इन्होंने परियोजना का औपचारिक शुभारंभ मंगलाचरण लिखकर किया कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उसके बाद 1923 में नारायण बापूजी उटगीकर द्वारा विराट पर्व के समीक्षात्मक पाठ का प्रकाशन किया। उन्होंने कई सारी पांडुलिपियां विराट पर्व की इकट्ठा की थी, उनके आधार पर विराट पर्व का उन्होंने संपादन किया। यहाँ पर आप विराट पर्व की एक कवर पेज देख सकते हैं, जो उस संस्करण का 1923 यहाँ पर डेट लिखी हुई है, इसमें आप नारायण बापूजी उटगीकर का नाम देख सकते हैं। फिर 1925 में विष्णु सीताराम सुबथनकर, यहाँ राइट साइड में आपको यह इनका चित्र देखने को मिल रहा है। तो यह महाभारत के समीक्षात्मक संस्करण के प्रथम प्रधान संपादक, जिसे अंग्रेजी में जनरल एडिटर कहते हैं, वह बने। इनके संपादन में आदि पर्व के प्रथम खंड यानी कि पहले 2 अध्यायों का प्रकाशन 1927 में हुआ और 1933 आते आते संपूर्ण आदि पर्व का प्रकाशन इनके संपादकत्व में हुआ और 1966 तक आते आते सभी 18 पर्व प्रकाशित हुए। तो यहाँ आप रामकृष्ण गोपाल भांडारकर जी का चित्र देख सकते हैं, वीएस सुखथनकर साहब हैं। फिर यह जो है विराट पर्व का ही नारायण बापूजी उटगीकर द्वारा प्रकाशित विराट पर्व का 1923 संस्करण का संस्कृत में कवर पेज है। फिर इसके अन्य संपादक जो हुए सुखथनकर साहब के बाद श्रीपाद कृष्ण बेलवलकर, जो कि अप्रैल 1943 से मार्च 1961 तक रहे। फिर परशुराम लक्ष्मण वैद्य, पीएल वैद्य, जो कि अप्रैल 1961 से लेकर इस समीक्षात्मक संस्करण के जो अंतिम जो परिणति हुई तब तक ये प्रधान संपादक रहे। और रामचंद्र नारायण दांडेकर, जब 1966 में इस संस्करण का पूर्ण रूप से समापन हुआ, तो अंतिम जो पर्व था अनुशासन पर्व था और अनुशासन पर्व का जो संपादन किया वह रामचंद्र नारायण दांडेकर साहब ने ही किया। और आप देख सकते हैं कि 22 सितंबर 1966 का वह पावन दिन था, गुरुवार का, जब बीओआरआई के इतिहास का वह चिरस्मरणीय दिन था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक सभा आयोजित की गई है और उसमें राधाकृष्णन जी अपना वक्तव्य दे रहे हैं, ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं कि महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन है वह संपूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है। तो औपचारिक रूप से इन्होंने अनुशासन पर्व के प्रकाशन और साथ ही संपूर्ण महाभारत के समीक्षात्मक संस्करण के पूर्ण होने की घोषणा की 1966 में। तो यह ऐतिहासिक दिग्दर्शन हमने कराया भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित क्रिटिकल एडिशन का। और यह है पूरी पोथी महाभारत की, जो आप देख सकते हैं। अब मैं आता हूं संस्करण में प्रयुक्त पांडुलिपियों पर एक चर्चा करके। महाभारत के समीक्षात्मक संस्करण में प्रयुक्त जो पांडुलिपियां हैं, उनकी सामग्री कम से कम 12 लिपियों में दबी हुई थी, जो कि कश्मीरी पांडुलिपि से लेकर के मलयालम पांडुलिपि यानी कि केरल के मलयालम पांडुलिपि तक इसकी चर्चा इसकी सामग्री हमें मिलती है किसी न किसी रूप में। और पांडुलिपि की निर्माण सामग्री कहाँ से चयनित की गई? भूर्ज पत्रों से चयनित की गई, जिसे छाल कहते हैं, ताड़पत्रों से की गई और वंश पत्र जिसे कागज कहते हैं, उसे वहां से ली गई। संस्करण में पांडुलिपियों का प्रयोग किस प्रकार से किया गया? तो लगभग 1300 पांडुलिपियों के आसपास का अध्ययन और परीक्षण किया गया और 800 के करीब पांडुलिपियों का वास्तविक उपयोग किया गया। यानी कि 1300 पांडुलिपियों का अध्ययन और परीक्षण किया और उनमें से चयन करके 800 पांडुलिपियां संपादकों के द्वारा चयनित की गई, जिनका वास्तविक रूप से समीक्षात्मक संस्करण में उपयोग किया गया। संस्थान ने जो परियोजना चलाई थी इससे प्रकाशित करने की, उसके अंतर्गत पांडुलिपियों का भारत भर से एकत्रीकरण किया गया और जो चयनित जो पांडुलिपियां थी उनका संकलन कार्य किया गया। और इस परियोजना संकलन के प्रभारी कौन थे? नारायण बापूजी उटगीकर, जिन्होंने 1923 में विराट पर्व का संपादन किया था।
और इसका जो मुद्रित संस्करण हमें उपलब्ध होता है, यानी कि जो फाइनली 1966 में जो प्रकाशित हुआ था, वह 13,000 पृष्ठों का है, जो कि डेमी क्वार्टो आकार का है। अब यहाँ पर आप प्रश्न करेंगे कि डेमी क्वार्टो आकार क्या होता है? तो डेमी का मतलब होता है बहुत बड़े आकार का जो पृष्ठ होता है, वह डेमी पृष्ठ होता है। और उसके जब हम 4 भाग कर देते हैं, तो वह डेमी क्वार्टो हो जाता है। डेमी क्वार्टो का साइज़ लगभग 11/9 इंच का एक साइज़ होता है, तो वो डेमी क्वार्टो आकार का होता है। समीक्षात्मक संस्करण के निर्माण प्रक्रिया पर अब हम आते हैं। तो जब संपादक मंडल जब समीक्षात्मक संस्करण से क्या अर्थ लेता है, अगर हम देखें, उस पर हम गौर करें, तो यह महाभारत की पांडुलिपि परंपरा का ही एक प्रकार से अन्वेषण करना है। समग्र पांडुलिपि भंडार को एकत्र किया गया और उनका अन्वेषण किया गया। उनमें से जो काम के थे उनको रखा गया, जो काम के नहीं थे उनको छांट दिया गया। तो यही अन्वेषण प्रक्रिया है। फिर भारत भर में पांडुलिपियों की खोज हुई, उनकी जांच के बाद चयनित पांडुलिपियों का समीक्षात्मक संस्करण के लिए मिलान किया गया कि कौन-कौन से पांडुलिपियों के कौन-कौन से पाठों का मिलान हो रहा है और किनका मिलान नहीं हो रहा है। जिनका मिलान नहीं हो रहा है, जो असंगत प्रतीत हो रहे हैं, उनको छांट दिया जा रहा है और जिनका मिलान हो रहा है, संगत प्रतीत हो रहे हैं, उनको रखा जा रहा है। और पांडुलिपियों की चयन प्रक्रिया क्या थी? जो जो पुरानी पांडुलिपियां थी, प्रथम प्रथम चरण में जो पुरानी पांडुलिपियां थी, उनको नई पांडुलिपियों के बजाय वरीयता दी गई और संगत पांडुलिपियों की जगह असंगत पांडुलिपियों को, क्योंकि प्राचीन पांडुलिपियों में हमें कई संगतियां देखने को मिलती हैं और जो नई पांडुलिपियां होती हैं वह परिष्कृत होती हैं, परिशोधित होती हैं। इस वजह से उनमें संगति आती है। तो संगत की जगह हम असंगत पांडुलिपियों को पहले देखते हैं और नई के बजाय पुरानी पांडुलिपियों को हम देखते हैं। फिर पुरानी पांडुलिपियों को हटा दिया गया। जब एक बार सब में संगति आ गई, तो पुरानी पांडुलिपियों को हटा दिया गया। फिर मिलान किया गया और इसके बाद संस्करण के निर्माण को एक ठोस आधार मिला। इसके निर्माण के 2 पक्ष थे। क्या पक्ष थे? तो श्लोक के पाठ का गठन, सबसे पहला पक्ष। श्लोक के असमान पाठ, जब श्लोक के भिन्न-भिन्न पाठ, एक संस्करण है, दूसरा संस्करण है, उसमें भिन्न-भिन्न पाठ एक ही श्लोक के मिल रहे हैं, तो सभी पाठों का अध्ययन किया जाएगा। सभी पाठों का अध्ययन करने के बाद जो संस्करण का जो पाठ होगा, उसमें जो स्वीकृत श्लोक पाठ होगा, उसका समावेश किया जाएगा। दूसरा पक्ष है संपूर्ण अध्यायों का गठन। तो इसमें यह होता है कि पाठ के कुछ भाग हम ले लेते हैं, जैसे कि एक श्लोक ले लिया या एक श्लोक समूह ले लिया या लंबे-लंबे श्लोकांश ले लिए, जो कि कभी-कभी एक अध्याय बनाते हैं या एक कभी-कभी बहुत सारे अध्यायों का भी निर्माण कर देते हैं। तो उनका समावेश, उनका चयन किया गया। अगर वे सभी संस्करणों में उपलब्ध होते हैं, तब तो उन्हें रखा जाता है, तब तो उन्हें मूल पाठ का अंश मान लिया जाता है। लेकिन अगर सभी संस्करणों में वे अंश अनुपलब्ध होते हैं, तो उन्हें बाद में जुड़े हुए अंश यानी कि प्रक्षिप्तांश कहा जाता है। तो संक्षिप्तांश की बात की, जैसे कि एक श्लोक, श्लोक समूह इत्यादि, अगर वे संक्षिप्तांश होंगे, तो उन्हें पादलेख यानी कि समीक्षात्मक संस्करण के फुटनोट में जगह दी जाएगी और अगर वे लंबे अंश होंगे, तो उनको परिशिष्ट में यानी कि अपेंडिक्स में जगह दी जाएगी। अब मैं आता हूँ समीक्षात्मक संस्करण की कुछ विशेषताओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। तो समीक्षात्मक संस्करण की विशेषताएँ कुछ इस प्रकार हैं कि पांडुलिपि साक्ष्यों के ही आधार पर वह स्थापित पाठ की प्रस्तुति करेगा, अन्य साक्ष्यों के आधार पर नहीं करेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई नाटक है, उसके आधार पर हम स्थापित पाठ की प्रस्तुति नहीं करेंगे, किसी उपजीव्य के आधार पर नहीं करेंगे। हमें जो महाभारत की पांडुलिपि मिलेगी, उसी के आधार पर हम समीक्षात्मक संस्करण में जो पाठ है, उसकी प्रस्तुति की जाएगी। और जो पाठ प्रस्तुत होगा, तो उसके द्वारा हमें क्या देखने को मिलेगा? उत्तरी पाठ यानी कि उदीच्य पाठ और दाक्षिणात्य पाठ, दोनों संस्करणों का हमें अन्वेषण देखने को मिलेगा। यानी कि पांडुलिपियों और पांडुलिपियों के आधार पर प्रस्तुत पाठ में अन्योन्याश्रय संबंध हमें देखने को मिलता है। ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। और उत्तरी और दक्षिणी पाठ जो होते हैं, वे दोनों ही किसी न किसी समय में मौखिक रूप से संप्रेषित रहे होंगे और एक ही मूल पाठ की स्वतंत्र प्रतियां रही होंगी।
तो इसके आधार पर हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि व्यास का मूल पाठ क्या रहा होगा, वैशंपायन जी द्वारा जन्मेजय को सुनाया गया मूल पाठ क्या रहा होगा, या सौती द्वारा शौनक और नैमिषारण्य में अन्य ऋषि जो थे उनके उनको सुनाया गया पाठ क्या होगा, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। फिर महाभारत की जो पांडुलिपि परंपरा है, उसका एक संपूर्ण संस्करण हमें इस समीक्षात्मक संस्करण में देखने को मिलता है, जिसमें सभी भिन्न पाठ यानी कि एक श्लोकांश और दूसरा जो श्लोकांश है, अलग-अलग जो संस्करण है उनमें से जो देखने को मिलता है, तो जो भी भिन्न पाठ होंगे उनको पादलेखों में प्रकाशित किया जाएगा, और जो अतिरिक्त अंश हैं, जिनको हम प्रक्षेप कहते हैं, इंटरपोलेशन कहते हैं, उनमें से जो संक्षिप्त होंगे, प्रक्षेपों में से जो संक्षिप्त होंगे वह पादलेखों में जाएंगे, और जो विस्तृत अंश होंगे वह परिशिष्ट यानी कि अपेंडिक्स में जाएंगे। और फिर एक विशेषता है कि समीक्षात्मक पाठ सामग्री से पाठक को क्या सहूलियत होती है कि वह अपनी इच्छा से यदृच्छया उस महाकाव्य के संस्करण विशेष में किसी भी छंद विशेष यानी कि कोई स्टैंजा हो गया, कोई पद्य हो गया, उसकी संरचना किस प्रकार की है, तो उसके स्वरूप का पता लगाए बिना भी उस संस्करण मतलब वो संस्करण अगर नहीं भी देखेगा, मतलब मान लेते हैं कि काश्मीरी संस्करण है, तो काश्मीरी संस्करण में किसी श्लोक का क्या संरचना है, क्या छंद है उसका, अगर उस काश्मीरी पाठ को वह नहीं भी देखेगा, संस्करण के पाठ को केवल देख लेगा, तो उसे उस काश्मीरी पाठ में हो रहे छंद प्रयोग का ज्ञान हो जाएगा। और भी विशेषताएं, जैसे कि समीक्षात्मक पाठ जो है वह अन्य सभी मुद्रित सामग्रियों से कहीं अधिक शुद्ध है। कैसे शुद्ध है? जो प्राचीन काल में जो अगर कोई लिपिकार होता था तो वह उपलब्ध सामग्री की नकल करके अपने नाम से प्रकाशित कर देता था, या फिर उसकी एक तरह से नकल ही करता था, तो नकल करने के दौरान कुछ त्रुटियां हो ही जाती हैं, जैसे कि कुछ अंश उसने वेगली लिख दिए, उसकी प्रतीति हमें नहीं हो पा रही है, तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं उनका अभाव हमें समीक्षात्मक संस्करण में देखने को मिलता है। फिर जो प्रामाणिक अंश होते हैं और जो अशुद्धियां होती हैं उनको संप्रेषकों द्वारा सुधारने का प्रयास किया जाता है, और वे प्रामाणिक अंश और अशुद्धियां भी समान रूप से उस समीक्षात्मक संस्करण में सुरक्षित रहते हैं। यह समीक्षात्मक संस्करण जो होता है वह स्पष्ट प्रक्षेपों से युक्त होता है, स्पष्ट प्रक्षेपों से मुक्त होता है, जो इंटरपोलेशंस हैं उनसे मुक्त होता है। तो ये स्पष्ट प्रक्षेप किस प्रकार के होते हैं? ये स्पष्ट प्रक्षेप इस प्रकार के होते हैं जिन्हें पांडुलिपि साक्ष्यों के आधार पर निश्चित रूप से मूल रचना का हिस्सा नहीं माना जा सकता। यानी कि अगर हम पांडुलिपि साक्ष्य अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उसमें जो प्रक्षेप हमें देखने को मिलते हैं उन्हें मूल रचना का हिस्सा नहीं माना जा सकता, वे बाद में कभी जोड़े गए होंगे। यह हमने अभी तक पांडुलिपि की निर्माण प्रक्रिया या समीक्षात्मक संस्करण के निर्माण प्रक्रिया में जो चरण देखे उससे हमें विदित है। अब इनमें से कुछ प्रक्षेपों को होता क्या है कि जो प्रक्षेप भी होते हैं वह भी प्रचलन में आ जाते हैं, जैसे कि आम जनमानस में कुछ प्रक्षेप प्रचलित हैं, तो उसको मूल काव्य का हिस्सा मान लिया जाता है, लोक में वह प्रचलित हो जाता है। और कुछ जैसे कि कथावाचक होते हैं या लोकप्रिय कथाकार होते हैं, या परवर्ती जो व्यास के बाद जो परवर्ती जो महाभारतकार हुए हैं जिन्होंने व्यास के संस्करण को एक तरह से सहेजने का ही काम किया है, तो उन लोकप्रिय कथाकारों, पांडुलिपिकारों आदि और कीर्तन कलाकारों जो बार्ड्स होते हैं उनके द्वारा इन प्रक्षेपों का भी वर्षों से प्रसारण हो रहा है। मतलब अपने लोक की कोई प्रचलित धारणा होगी उसको उन्होंने महाभारत में एक प्रतीक के माध्यम से स्थापित कर दिया और उसका प्रसारण हो रहा है, लेकिन कि मूल पाठ में वह नहीं था। तो ये इस संस्करण की विशेषताएं हैं। अब संस्करण की सीमाओं पर भी आऊंगा। अगर विशेषताओं की बात की जाती है तो संस्करण की सीमाओं पर भी बात करनी आवश्यक है। तो सबसे पहली सीमा क्या है कि संस्करण जो है वह व्यासकृत पाठ, यानी कि व्यास ने जिस पाठ की रचना की, व्यास ने अपने मुखारविंद से श्री गणेश को जो पाठ सुनाया और उन्होंने लिपिबद्ध किया, अथवा जो वैशंपायन ने जन्मेजय को नाग यज्ञ में सुनाया, या सौती द्वारा
शौनक और अन्य ऋषियों को नैमिषारण्य में जिस पाठ का प्रवचन किया गया, उस पाठ की मूल प्रति से यह समीक्षात्मक संस्करण पूर्णतया मेल नहीं खाता है। इसका कारण यह हो सकता है कि उस मूल पाठ में कई परिवर्धन हुए हैं, कई संशोधन हुए हैं समय के साथ-साथ। या तो पाठकर्ताओं द्वारा, जो महाभारत के जो प्रचलित पाठ परंपरा रही है, उनमें जो पाठकर्ता हैं, उन्होंने किया होगा, या पांडुलिपिकारों द्वारा ही कर दिया गया होगा। फिर संस्करण द्वारा जो प्रस्तुत पाठ है, वह उपलब्ध पांडुलिपि साक्ष्यों के आधार पर ही गठित है। इसके अतिरिक्त और किसी भी साक्ष्य के आधार पर गठित नहीं है। इस पाठ की सटीक तिथि भी ज्ञात नहीं होती है। जो समीक्षात्मक संस्करण में जो पाठ हमें देखने को मिलता है, उसकी सटीक तिथि ज्ञात नहीं होती है। लेकिन कि अगर हम एडगर्टन एक इसके संपादक मंडल में रहे हैं, एफ एडगर्टन, उन्होंने सभा पर्व के एक श्लोक में रोमा नाम के एक शब्द को रोम से आइडेंटिफाई किया था। तो रोम से आइडेंटिफाई करके उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि यह जो पाठ है, वह पहली शताब्दी ईस्वी से पहले का नहीं रहा होगा। लेकिन कि अभी भी इस संस्करण, मतलब यह भी फाइनल कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ काम होना बाकी है। इसमें विभिन्न प्रकार और जो मैं इस दूसरे पॉइंट की जब मैं बात कर रहा था, तो संस्करण द्वारा प्रस्तुत पाठ जो है पांडुलिपि साक्ष्यों के आधार पर गठित है। तो इसमें मान लेते हैं कि कोई उपजीव्य ग्रंथ है, जैसे कि वेणी संहार किसने किसने यहाँ पर पढ़ी है? वेणी संहार पढ़ी है आपने? उसके रचयिता कौन है? भट्ट नारायण है। तो वेणी संहार में जब वो कहते हैं कि द्रौपदी के केश पकड़कर उसे भरी सभा में खींच कर लाया गया, तो द्रौपदी ये प्रण लेती है कि जब तक दुशासन के रक्त से उसके केश नहीं सींचे जाएंगे, तब तक वह अपने केशों को नहीं बांधेगी। लेकिन मूल महाभारत के मूल पाठ में यह नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता सभा पर्व में। और फिर संस्करण की सीमाओं में आगे आते हुए हम विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपों के हम चर्चा करेंगे, जैसे कि पांडुलिपि साक्ष्यों द्वारा जो प्रक्षेप प्रकट होते हैं, स्पष्ट होते हैं, और संपादकों द्वारा वे हटा दिए जाते हैं। ऐसे कुछ प्रक्षिप्तांश हमें देखने को मिलते हैं। कुछ प्रक्षिप्तांश ऐसे होते हैं जो पांडुलिपियों द्वारा भी स्पष्ट नहीं होते हैं, और लेकिन वे मूल पाठ का हिस्सा भी होते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्जिक्यूटिव स्टैंजास, कॉन्जिक्यूटिव पद्यों को, क्रमवार पद्यों को हम अगर तुलना करते हैं, तो उनमें विरोधाभास उत्पन्न होता है। इस वजह से हमें लगता है कि यह अंश प्रक्षिप्तांश हो सकता है। और तीसरे प्रकार के प्रक्षेप जो होते हैं, वे लगातार, मतलब कॉन्जिक्यूटिव स्टैंजास में, कॉन्जिक्यूटिव पद्यांशों में अप्राप्य होते हैं, वे उसमें नहीं मिलते हैं। मतलब इसमें तो दूसरे केस में तो कॉन्जिक्यूटिव स्टैंजास में वे मिल रहे हैं, लेकिन तीसरे केस में कॉन्जिक्यूटिव स्टैंजास में भी उनमें कोई विरोधाभास उत्पन्न होता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वह संपूर्ण पाठ में ही एक तरह से व्याप्त हमें देखने को मिलता है। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रक्षेप हो गए। और एक इसकी जो सीमा है, वह जो संस्करण है, समीक्षात्मक संस्करण है, उसमें कुछ अविरोधाभासी, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, जो अंश हैं वे कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, लेकिन वे विचित्र हैं। मतलब विरोधाभासी ना होते हुए भी उनको जब पढ़ा जाता है तो लगता है कि वे कुछ अटपटी सी हैं, अजीब सी हैं। तो उनकी उपस्थिति अगर हमें देखने को मिलती है, तो वे प्रक्षिप्तांश के रूप में उनका ग्रहण किया जाता है। और इसी के साथ मैं अब इस प्रस्तुति के निष्कर्ष पर आना चाहूंगा कि समीक्षात्मक संस्करण जो होता है, सबसे पहला निष्कर्ष जो है, इतनी जो चर्चा हमने की है, तो समीक्षात्मक संस्करण जो है, वह किसी भी ग्रंथ की प्रामाणिकता का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पैमाना होता है। संस्करण का निर्माण जब भी होता है, समीक्षात्मक संस्करण का, तो वह वैज्ञानिक आधार पर ही होता है। शास्त्रों को तो लिया ही जाता है, लेकिन उसमें विज्ञान का पुट भी हमें देखने को मिलता है। दूसरा निष्कर्ष क्या है कि महाभारत का समीक्षात्मक पाठ व्यास की मूल कथा को आज भी प्रासंगिक बनाए रखने में महती सहायक सिद्ध होता है। व्यास की मूल कथा का जो प्रवाह हमें अनवरत पहले तो मौखिक रूप से चला आता था, फिर बाद में वह पांडुलिपियों में सहेजा गया, और पांडुलिपियों में संशोधन, परिवर्धन कर, मिलान कर,
प्रक्षिप्तांशों को छांट कर, कुछ को रख कर समालोचनात्मक ढंग से जो पाठ प्रस्तुत किया गया है, उस उस पाठ के द्वारा व्यास की ही मूल कथा आज तक बनी हुई है। उसी परंपरा में एक योगदान है यह। और तीसरा जो निष्कर्ष है वह है कि महाभारत पर जितनी भी टीकाएं उपलब्ध हैं, चाहे वह नीलकंठ चतुर्धर की नीलकंठी टीका हो या कोई भी और टीका हो, उसकी जो उप टीकाएं हैं, उसके उपजीव्य हैं, जैसे भास के महाभारत आश्रित नाटक हो गए या वेणी संहार हो गया या विदेशों में प्रचलित जो महाभारत के आधार पर जो उपजीव्य ग्रंथ हैं, उन 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 पर उनकी विवेचना और अन्य परंपराओं का, महाभारत पर अगर कोई अन्य परंपरा भी होगी, उनका अध्ययन भी हम संस्करण के माध्यम से संकेत रूप में कर सकते हैं कि किस ग्रंथ में कौन सा अंश नहीं है, कौन सा उपजीव्य में है और कौन सा मूल पाठ में है, लेकिन सबका जो स्रोत है वह मूल पाठ ही है। एक बात तो देखने को मिलती है। और भविष्य के शोधार्थियों के लिए अब इसमें क्या हो सकता है? तो भविष्य के शोधार्थियों के लिए इसमें उच्चतर समीक्षा कर वास्तविक तथा प्रक्षिप्त अंशों का निर्णय करना होता है। उच्चतर समीक्षा से यहाँ तात्पर्य है कि शास्त्रों को भी हम लेंगे और विज्ञान को भी लेंगे। विज्ञान में जैसे कि संस्करणों का एआई के माध्यम से हम अध्ययन कर सकते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। अगर इनके माध्यम से हम अध्ययन करेंगे तो कौन से असली अंश हैं और कौन से नकली अंश हैं, इनका निर्धारण हम समेकित रूप से सही कर सकेंगे। और इसके बाद मैं इस उक्ति से, महाभारत के शांति पर्व में ही यह उक्ति दी हुई है, इससे मैं अपनी प्रस्तुति को संपन्न करना चाहूंगा कि मृदुना सुमृदुं हन्ति दारुणम नासाध्यं मृदुना किंचित तस्मात् तीक्ष्णतरम मृदु। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।